बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और सब टाइटल है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। बच्चों, चीन सत्ता का तीसरा केंद्र है। इससे पहले हमने दो केंद्रों के बारे में पढ़ा। पहला था यूरोपीय संघ और दूसरा था आसियान। तीसरा सत्ता का केंद्र है चीन। तो आज हम चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। बच्चों, 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है और आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार के चलते 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। बच्चों, आज तो हम 2040 की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व कई वर्षों पूर्व नेपोलियन बोनापार्ट ने चीन के लिए भविष्यवाणी की थी कि सुदूर पूर्व में एक दैत्य सोया हुआ है, जिस दिन वह जाग जाएगा पूरी दुनिया को वो हिला देगा। बच्चों, आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। बच्चों, एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि चीन के प्रभाव को बढ़ाने यानी वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारा कारक है विशाल आबादी, यानी पूरी दुनिया में चीन की आबादी सबसे अधिक है। फिर है बड़ा भूभाग, अमेरिका, कनाडा, रूस के बाद चीन चौथे नंबर पर उसका भूभाग सबसे अधिक है पूरी दुनिया में। फिर है संसाधन, चीन के पास मैन पावर के साथ साथ संसाधन भी हैं। क्षेत्रीय अवस्थिति, पूरी दुनिया के नक्शे में आप देख सकते हैं कि चीन की जो क्षेत्रीय स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है, बीच में है। फिर है राजनीतिक प्रभाव, वहाँ पर अधिकांश रूप से साम्यवादी पार्टी का हमेशा शासन रहा है। फिर है तेज़ आर्थिक वृद्धि, चीन ने 1978 के बाद से आज तक काफ़ी तेज़ गति से आर्थिक वृद्धि की है। तो ये कारण चीन के प्रभाव को पूरी दुनिया में बढ़ाने वाले हैं। विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति, राजनीतिक प्रभाव और तेज आर्थिक वृद्धि। बच्चों, अक्सर ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि चीनी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो हमारा उत्तर होगा 1949 में। और ये भी पूछा जाता है कि चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी। तो हम कहेंगे 1949 में। बच्चों, आपको याद होगा कि 1949 में एक और घटना घटित हुई थी, यानी नाटो का गठन हुआ था, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का। और 1949 में चीनी गणराज्य की भी स्थापना हुई और 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति भी हुई। अब ये भी पूछा जाता है कि चीन में साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई। तो हम कहेंगे माओ के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? माओ के नेतृत्व में। अब ये भी पूछा जाता है कि सोवियत अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। तो चीनी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। तो चीनी अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी। तो बच्चों, 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीन ने जनवादी गणराज्य की स्थापना की और इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो सोवियत मॉडल पर आधारित थी। और आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हाँ, थोड़े समय तक इसके सोवियत मदद और सलाह भी मिली इसे, और इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। चूँकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी भी थी,
इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू कर दिया। यानी विदेशों से चीन में जो भी सामान मंगाया जाता था उस पर चीन ने प्रतिबंध कर दिया और उन आयातित सामानों को घरेलू स्तर पर ही बनाना शुरू कर दिया। तो बच्चों, इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़े करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का उसने इस्तेमाल किया और सभी नागरिकों को रोजगार, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। यानी विकसित देशों से भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा चीन ने अपने नागरिकों को प्रदान की और अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ। लेकिन बच्चों, जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित होती जा रही थी। यानी चीन ने तरक्की तो काफ़ी कर ली थी, लेकिन उसकी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही थी, जिससे संसाधनों की कमी पड़ती जा रही थी चीन के पास और खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी ज़रूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। बच्चों, अब प्रश्न आता है, चीन ने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास कब समाप्त किया? तो हम कहेंगे चीन ने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास 1972 में समाप्त किया। यानी 1972 में अमेरिका से संबंध स्थापित कर। तो बच्चों, चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया और 1973 में यानी 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। तो बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव किसने रखे? तो हम कहेंगे चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने। कब रखे? 1973। और किन किन क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे? तो हम कहेंगे कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में चीन ने आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई 1973 में। बच्चों, अब बात आती है खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? तो बच्चों, खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी 1978 में और 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में खुले द्वार की नीति अपनाई थी। खुले द्वार भी कह सकते हैं हम इसे और इसको आर्थिक सुधारों की नीति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो हम कहेंगे चीन। कब अपनाई थी? 1978 में। और नेता का नाम क्या था? देंग शाओपिंग। तो चीनी नेता थे। तो इसके बाद चीन ने काफ़ी तरक्की की। अब चीन की ये नीति हो गई कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। बच्चों, चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। हमने देखा कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो उससे विघटित होने वाले देशों ने शॉक थेरेपी पर अमल किया, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मॉडल पर चीन ने कोई भी अमल नहीं किया और उसने अपने ही तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। बच्चों, 1982 में चीन ने खेती का निजीकरण किया और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया और उसके बाद व्यापार से संबंधित अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए ही हटाया गया और जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते थे। तो बच्चों, नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली और कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही और व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी सेज SEZ सेज के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे अधिक आकर्षक देश बनकर उभरा और चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। और बच्चों 2001 में चीन WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब शामिल हुआ? चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में चीन शामिल हुआ और इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। बच्चों, अभी तक हम चीनी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पहलुओं की बात कर रहे थे। बच्चों, ये सकारात्मक पहलू जो हम बात कर रहे थे ये असल में उतने सकारात्मक नहीं थे, उनके पीछे कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हैं चीनी अर्थव्यवस्था में। कि चीन की आर्थिकी में उस समय तक नाटकीय सुधार हुआ 78 के बाद, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला और चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोज़गार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं के रोज़गार और काम करने के हालात उतने ही ख़राब हैं जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। और इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए हैं। गांव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यानी अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब ज़्यादा गरीबी की मार झेल रहा है। बच्चों, इतने नकारात्मक पॉइंट होने के बाद भी अंत में हम यही कहेंगे कि हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी ज़बरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं और चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का ज़बरदस्त प्रभाव बन चुका है। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी ख़त्म हो जाएंगे और ताइवान इसके अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। और 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने महत्वपूर्ण भूमिका पूरे विश्व में निभाई है और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है।